अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में कुल 266 नशस्तों में से भले ही सिर्फ 45 नशस्तें हों, मगर ये सूबा पाकिस्तानी सियासत, सियासी लहर, सियासी सिमत और कौमी सियासी धारे पर भरपूर तरीके से असरअंदाज होता है। KPK की मखसूस सियासी हरकियात इसे बाकी सूबों से मुतादिद हवालों से मुनफरिद बनाती हैं। ये वो सूबा है जहां जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग से लेकर अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और PTI के वज़रा आला को हुकूमत करने के मौक़े मिले हैं। 2018 के इंतखाबात में इस सूबे ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुसलसल दूसरी मरतबा एक सियासी जमात को पहले से भी ज्यादा मैंडेट के साथ सूबे की कमान सौंपी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में 99 में से 35 नशस्तें ली, तो 2018 के इंतखाबात में उसने 67 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। KPK में सियासी लहर भी भरपूर तरीके से असरअंदाज होती है। 2002 में मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जनरल मुशर्रफ की अमरीका नवाज पॉलिसी को इंतखाबी मुहिम का बड़ा इशू बनाया और KPK ने इस लहर से मुतासिर होकर भरपूर अक्सरियत के साथ MMA को मैंडेट दिया। 2008 में इसी MMA को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और सूबे में ANP और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाई। अब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की बात की जाए तो तज्जियों और सर्वेज के मुताबिक KPK में इंतखाबी मुकाबला कुछ यूं मुतवक्के हो सकता है। वादिय पेशावर में PTI, PP और ANP, मालाकंड और अतराफ के इलाकों में PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वस्ती KPK और कोहाट के इलाकों में PTI, ANP और जमीयत उलमा इस्लाम, हज़ारा डिवीजन में नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI, जनूबी अजला में PTI, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, जबकि फाटा से KPK में शामिल होने वाले अजला में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान मुकाबले की तवक्को है। यूं अब तक के इंतखाबी जायजे, सर्वेज और तज्जिए ये बता रहे हैं कि KPK में PTI को किसी एक या दो नहीं बल्कि 5 सियासी जमातों का मुकाबला करना पड़ रहा है, मगर इन 5 जमातों का वोट बैंक अलग अलग इलाकों में है, जबकि इनका टकराव हर इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। यूं अब देखना होगा कि 8 फरवरी को इस सूबे का फैसला क्या होता है। क्या KPK किसी लहर की सूरत में अपना फैसला देगा या फिर इस सूबे से मुनक़सिम मैंडेट सामने आएगा? पैनल पर इसी से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि अब तक जो नताए, जो सूरत हाल हमारे सामने है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, सियासी जमातें जोर लगा रही हैं, जलसे कर रही हैं, नए नारे दिए जा रहे हैं, मंशूर दिए जा चुके हैं, वोटर कहाँ खड़ा नजर आता है। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा 8 फरवरी के इंतखाब, PTI के साथ बड़ी इलाकाई और मजहबी जमातें इंतखाबी दंगल में, सूबे में PTI की लहर हकीकत या मफरूज़ा? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में हालात क्या रुख दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं KPK को लेकर कि जो तासुर बन रहा है क्या वही हकीकत है, मफरूज़े ज़्यादा हैं या कभी कुछ सब कुछ समझ से बाहर दिखता है? तज्ज़िये तो मुझे लगता है धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेटा पर मबनी जो हक़ाइक़ दस्तयाब हैं उन पर मबनी आपको एक तज्ज़िया पेश करूं। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है ये एक मल्टी पार्टी प्रोविंस रहा है जहां बहुत सी पार्टियां हैं और इन पार्टियों के अपने अपने एरियाज़ हैं जहां पे असर हैं और अपने अपने इलाकों से ये सीटें निकालती रही हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में ये एक यूनी पार्टी प्रोविंस बन गया, एक पार्टी का प्रोविंस बन गया, सिंध की तरह। अब वो कैसा हुआ? अगर मैं वोटिंग ट्रेंड्स को हम देखें, 2013 में 29% वोट थे PTI के, आपने बताया 35 सीटें थी, ये बढ़कर 2018 में हो गए 37%। और आपको पता है पाकिस्तान का जो फर्स्ट पास्ट पोल सिस्टम है उसके नतीजे में बड़ी ड्रामेटिक उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ गई, जो 66 हो गई। मजहबी जमातों का इन्हीं 2 इलेक्शंस में 24 से कम हो के 19 हो गई। ANP बेचारी पहले ही मुश्किल में चली गई थी, 7% से 10%। मुस्लिम लीग नवाज 16% से 12% उनके वोट हो गए। और पीपल्स पार्टी जो 2008 में जिसके पास 17% सीटें थी, वो 17 से पहले 6 और फिर 8 हो गए, यानी कम से कम होते गए। ये तो थी पिछली सूरत हाल। अभी हमें सर्वेज क्या बता रहे थे? जो गैलप पाकिस्तान का दिसंबर का सर्वे था, जो आखिरी सर्वे दस्तयाब है, वो ये बता रहा था कि PTI की मकबूलियत मज़ीद बढ़ गई थी
अगर 37% वोट उनको मिले थे पिछले इलेक्शन में, तो अब 45% वोटर ये कह रहे थे कि वो पीटीआई को वोट देंगे। जो मजहबी जमातें हैं वो तकरीबन उसी सिचुएशन पर थी। 15% लोगों ने कहा कि हम जेयूआई को वोट देंगे, 3% ने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। ये तकरीबन जो पिछला ट्रेंड था उसके मुताबिक था। एएनपी 7% लोगों ने कहा कुछ कम हो गए, 9% लोगों ने कहा मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे, 7% ने कहा हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो अगर ये सूरत हाल दिसंबर वाली रहती और चलती और इलेक्शन ऐसे होते जिसमें पीटीआई एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकती, उसके लीडर्स भी मैदान में होते, उनके पास जो इंतखाबी निशान है वो भी होता, उनके लीडर को भी सज़ा ना हुई होती, तो जाहिर से बात है, ये लगता है कि वो इस सूबे को स्वीप कर लेते। लेकिन इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी डिसएडवांटेज को जाएंगी, और ये मकबूलियत के बावजूद भी जो बड़ी गैर मामूली मकबूलियत है, ख़ास तौर पे ऐसे सूबे में जो बहुत से लोगों को वोट देता है, वो मुश्किलात का शिकार होगी। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि जिनके पास थोड़े वोट भी हैं, केपी में उनको एडवांटेज ये होता है कि वोट उनके कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे आपने बताया जेयूआई के कुछ जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, मुस्लिम लीग नवाज के कुछ जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, 1-2 हल्के में जमात इस्लामी के भी कंसंट्रेटेड हैं। तो उसका फ़ायदा इन जमातों को ज़रूर मिलता है कि कम परसेंटेज के बावजूद भी वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी देखिए, मेरे ख्याल है पेशीन गोई करने का तो इस इलेक्शन में कहीं पे मकाम ही नहीं है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, जैसे कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड इलाके और फिर वोटर वहाँ पर मौजूद है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी, जेयूआई, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन जो कि खुद पीटीआई से अंदर से निकली, कौमी वतन पार्टी, सबके वोट बैंक मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबला हर जगह पीटीआई के आइडियोलॉजी या उसके वोटर के साथ है। 8 फरवरी को पीटीआई का वोटर, अभी जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा गैर मामूली हालात और गैर मामूली मकबूलियत, वोट बैंक जो है वो पोलिंग बूथ का रुख करता आपको नजर आता है, करेगा? देखिए, जो कोशिश तो यही हो रही है पीटीआई की, जो सोशल मीडिया के ज़रिए, कि उनका वोटर वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट करे। लेकिन वो कितना कामयाब होगा, पहली दफ़ा ही हमने ये देखना है कि जब पीटीआई की ना कबूलियत है, ना ही उनके साथ इलेक्टेबल्स हैं, ना ही सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, और सिर्फ सोशल मीडिया और मकबूलियत के बल पे वो कितना वोट बैंक जो है वो अपना वो पोलिंग बॉक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अंदाज़ा जो मेरा हो रहा है वो ये है कि देखिए, ज़ैगम खान साहब ने जो डेटा शेयर किया है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ये बात इसको कि हम कोई पेशीन गोई कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई का हर जगह तो वो मुकाबला कर रहे हैं सियासी जमातों का, लेकिन शायद उनका वोट बैंक इस वजह से भी तकसीम हो जाए जो हालात हैं। और उसमें आप देखिए बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है। जैसे ज़ैगम खान साहब ने कहा कि यूनी पार्टी है, इसमें केपी में रही है पीटीआई, पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम मोस्टली चलता है और उनके दरमियान मुकाबला होता है। सिंध में रूरल में पीपल्स पार्टी, अर्बन में एमक्यूएम है, या पीटीआई पिछली दफ़ा आ गई थी। तो इस दफ़ा बलूचिस्तान जो होता है उसमें हमेशा मल्टी पार्टी एक सिस्टम होता है, और उसमें आपको ये नहीं पता चलता कौन सी पार्टी हुकूमत में है और कौन सी अपोजिशन में है। मुझे लगता है कि इस बार केपी में भी शायद बलूचिस्तान मॉडल ही की कोई सूरत हाल नज़र आएगी। ये मेरा अपनी असेसमेंट है। मैं इसको कोई आप कहें कि मैं डेटा इसके सपोर्ट में पेश कर सकूं, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में ये मॉडल चलता है इस सेंस में कि तमाम ही सियासी जमातें तकरीबन या तमाम ही जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो हुकूमत में होते हैं और उन्हीं के कुछ धड़े जो हैं वो अपोजिशन में होते हैं, तो सबका काम चलता रहता है इसी तरह। तो इस दफ़ा शायद केपी में भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आए और एक पार्टी की हुकूमत या 2 सियासी जमातों की वाज़ेह हुकूमत ना बन सके, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। कुछ लोगों ने हल्फ नहीं उठाया हुआ, कुछ ने उठाया है, कुछ ने नहीं उठाया हुआ। जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया ज़ाहिर है वही कीमती वोट साबित होंगे आखिर में जाके, और उसमें 2-3 सियासी जमातें मिलके साथ आज़ाद को मिला के कोई कुछ ना कुछ खिचड़ी सी पक सकती है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। वाज़ेह तौर पे कोई सियासी जमात हुकूमत वहाँ पे बना सकेगी, मुझे मुमकिन नहीं लग रहा मौजूदा हालात में।
खिचड़ी पकती नजर आ रही है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सीटें ले लें वो, लेकिन और वो हो सकता है 2013 की तरह उनके पास सीटें सबसे ज़्यादा हों लेकिन अक्सरियत ना हो। फिर क्या होगा? फिर वही जो मैंने आपको बताया कि जो दूसरी सियासी जमातें और आज़ाद हैं वो मिलकर शायद हुकूमत बना सके और पीटीआई को अपोजिशन में बैठना पड़े, या पीटीआई के साथ कोई और इत्तेहाद कर ले और उनके साथ कोई ग्रुप्स मिल जाएं तो फिर हो सकता है पीटीआई की हुकूमत बन जाए। ठीक है जी। केपीके में क्या अवाम का चुनाव होगा ये तो 8 तारीख ही बताएगी, मगर शहजाद साहब केपीके में कई मरतबा मेन स्ट्रीम से मुख्तलिफ नताइज आए हैं। केपीके हैरान भी करता है जब वोट करता है। 70 में पीपी की शिकस्त हुई, 2000 में एमएमए की लहर थी, 8 में गायब हो गए, 13 में पीटीआई की कामयाबी हुई। कौमी धारे से मुतजाद नताइज भी रहे हैं। आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे केपीके की ग्राउंड सिचुएशन को? क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान टाइप का मॉडल मुमकिन है या बहुत ही मुनक़सिम किस्म की सूरत हाल सामने आएगी? मेरा ख्याल है मुनक़सिम किस्म जरूर सामने आएगी, लगता तो ऐसा ही है। आपने पूछा लहर है या नहीं है, तो अगर ये कहा जाए कि अगर पीटीआई किसी सूबे में जिंदा नजर आती है तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है, लेकिन क्या वो लहर बना पाई या नहीं? उस तरह की लहर नहीं बना पाई जिस तरह की 2018 में आपको नजर आती थी, और उसकी वजह यह है कि उसके रास्ते में बहुत सारे बंद बांधे गए हैं। फिर जिस तरीके से वहाँ का सियासी मंजरनामा आपस में तकसीम हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद मुश्किल ही लगता है कि इस तरह की लहर किसी भी तरीके से बन पाती। तो आप ये समझें कि फिजिकल जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं सारे प्रोसेस में, लहर बनने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है ना, एक खुली जगह मिले जहां पर उसका जोर कायम हो और फिर वो लहर बने। तो जहां पर वो मौका ना हो, उस तरह का खुला मैदान ना मिले, तो फिर लहर नहीं बन पाती। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पिछले 2018 के जो इलेक्शंस हुए जिसके अंदर के पीटीआई की बड़ी वाज़े जीत हुई खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं जब सीटों के तनासब में देखता हूँ, 66 सीटें बताई गई और शायद 140 या 145 उनकी टोटल असेंबली की सीटें हैं, तो वो मैं जब उसको कैलकुलेट करता हूं तो ये रफली 50-50 बनती है। शायद 48-52 हो, लेकिन ये आप समझे तो 50-50। यानी जब बहुत ज्यादा लहर थी पीटीआई की तो 50% सीटें उसके हिस्से में आई। अब बाकी मिला मिलू के बाकी लोगों को गवर्नमेंट एक तरीके से क्रिएट हो गई। इस दफा जिस किस्म की मुश्किलात हैं, हवाएं मुखालिफ हैं, लहर नहीं बन पाई, मुश्किलात बेइंतहा हैं, वो सब हमारे सामने हैं। तो लगता यूं है कि अगर मैं उसको 10% भी कम करूं तो 40% पे चला जाता है। इसका मतलब है 60% खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बाकी पार्टियों के पास जा सकता है। अब वो पार्टियां आपस में 60% कैसे तकसीम करती हैं, 60 से 65 भी हो सकता है, किस तरह तकसीम करती हैं, ये सीटों के तनासुब में बात कर रहा हूं, वोट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा। तो वो देखना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि कुछ इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स तो जीतते हैं अपने तौर पर, एएनपी के लोग हैं, जेयूआई के लोग होंगे, इस तरीके से जहां जहां पे मजबूत सारे मोरे हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, वो तो अपनी सीटें संभालेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ अरसा पहले, कुछ शायद चंद हफ्ते पहले, जेयूआईएफ यानी फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी, इनके बीच में सीट एडजस्टमेंट की बात हुई और कहा गया कि पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इन तीनों पार्टीज ने आपस में सीट एडजस्टमेंट की है। अगर ये बात सच है और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि जेयूआईएफ, जिसकी के गवर्नमेंट के अंदर भी इस वक्त बड़ी सपोर्ट अवेलेबल है, गवर्नर उनके अपने हैं, मशीनरी उनकी सपोर्ट में है, तो जेयूआईएफ को फिर से एक मौका मिलेगा, एक ऊपर उभरेगी। और साथ ही साथ अगर एएनपी और बाकी जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका भी फिर से एक बहुत ज्यादा जोर वहां पे चला है, तो लगता यूं है कि ये तीन पार्टियां अगर मिलके अपना नंबर्स इकट्ठे करती हैं और फिर आज़ाद भी साथ मिल जाते हैं, तो फिर लगता है कि शायद ये हावी हो जाए पीटीआई के ऊपर, एक ऐसी पीटीआई जो पहले ही जिसे कहते हैं जख्म शुदा है या जख्म खुर्दा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की लहर वहां पे इस दफा बन पाएगी। लेकिन अगर वो पीटीआई कैरी कर जाती है तो फिर वोट्स के बाद, यानी कैरी से मुराद ये है कि कम से कम उस जगह पहुंच जाती है जहां पे कुछ मिल मिला के उसकी हुकूमत के बनने के चांसेस बन जाते हैं 2013 की तरह। तो फिर जो डिवीजन ऑफ पावर होगी इलेक्शनों के बाद, जो कोई भी बैठ के फैसला करेगा, तो क्या नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं या पीएमएलएन ऊपर आती है तो कहेंगे हाँ 2013 में हमने सबक सीखा था, बिल्कुल नहीं इसको आने देना, या इसको मौका देना चाहिए। कोई ऐसा बोले कि इनको खामोश रखने के लिए केपी के अंदर दे दो, ये अपनी जगह पे खामोश बैठे रहेंगे जिस तरह 2008 में किया गया या 2013 में किया गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि डायनामिक्स बाद में काम आएंगी।
लेकिन वोटों की हद तक या सीटों की हद तक जो मैंने आपसे जिक्र किया, मेरा ये तज्जिया बनता है। ठीक हो गया। इफ्तार साहब, कबूलियत और लहर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि 18 के इंतखाब में बिल्कुल पीटीआई के साथ साथ थी, रास्ते खुलते गए, आसानियां होती चली गईं। अभी पीटीआई की बात की जाए, इस वक्त पॉपुलैरिटी या वोट कहाँ सोच रहा है, कितना जो तासुर बन रहा था आपको लगता है हकीकत के करीब है और कितना मफरूज़ा है? पीटीआई को जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो उसकी आइडियालॉजी का मसला है। उन्होंने वहाँ पे माजी में नौजवानों को टिकट दिए और ये आइडियालॉजी वहाँ पे क्रिएट की कि नौजवान लोग मुंतखब हो सकते हैं और उन्होंने मुंतखब करके दिखाए भी। उन्होंने इलेक्टेबल को पीछे रखा और नई एक लीडरशिप को इमर्ज करने की कोशिश की, साफ और बेहतर। इस दफ़ा कुछ ऐसा इशू आ गया है कि उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो बहुत गहरे हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से। पीटीआई का जो नज़रियाती वर्कर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ लगता है और टिकटें उन लोगों को दी गई ज़्यादातर बकौल पीटीआई के हलकों के जिनके ख़िलाफ़ पीटीआई बनाई गई थी, जिस सोच और फ़िक्र के ख़िलाफ़ पीटीआई बनाई गई थी और जिसकी बिना पर पीटीआई ने वहाँ के ख़वानीन को और वहाँ के जो इलेक्टेबल थे उनको शिकस्त दी। इस मरतबा ग़ालिबन पीटीआई की क़यादत उस मसले में उलझ गई है। इस उलझाव से पीटीआई को नुकसान होगा। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को ख्याल है कि अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, JUI, ANP, अगर इकट्ठी हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो किसी के साथ इकट्ठी होती मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम है और इसमें हम इस बात को भी पेश नज़र रखें कि जो परवेज़ खटक का इलाका है उसको भी तो टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। महमूद ख़ान भी उनके साथ है। तो जो आपने शुरू में ये पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया के जो हवाले से बात की थी वो बहुत आपका वो तज़िया बहुत हकीकत के करीब है। अगर हम उस तज़िये को सामने रखें तो जो वोट उनका वोट बैंक जो है वो 37% नहीं रहेगा, ये गिर के वापस 25 और 30 के दरमियान चला जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की कोई स्टैंडिंग देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अपने कुछ हल्कों तो खुद आपने बताया ना, मतलब आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट जिन दोस्तों ने मेहनत की उस इंट्रो पे। आपने बिल्कुल तकसीम कर दिया, पूरी की पूरी पिक्चर आपने पेंट किया। अब सिर्फ ये है कि हमने देखने जो पिक्चर आपने पेंट की उनमें नाम लिख लें, कौन नाम है, कितने वोट पिछली दफ़ा मिले, इस दफ़ा के वोट मिले। फिर एक और चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, मुकामी हुकूमतों के जो इंतखाबात वहाँ पे हुए उनका बड़ा अहम रोल है। अब जैसा एक दोस्त ने कहा कि JUI का गवर्नर है, JUI के पास पावर है अगर इंतज़ामी हवाले से, तो हम इसको भी हमें सामने रखना होगा। और वो इलेक्शन नताइज ये बताते हैं कि अगर पीटीआई के मुखालिफ इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें तो पीटीआई के लिए उस वक्त भी मुश्किलात थी मुमकिन तौर पे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्होंने उससे सीखा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि पीटीआई को असल नुकसान उसकी अपनी आइडियालॉजी की नफ़ी करने की बिना पे शायद होगा, क्योंकि वहाँ पे नौजवान बिल्कुल इस बात पे तिलमिला रहे हैं कि भाई जो पार्टी बनाई, जिन मकासद के लिए बनाई, और मकासद ये थे कि यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, जो यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनको रिप्लेस कर रहे हैं। उसमें इस दफ़ा इनसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय देयर इनर सर्कल्स। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 37% वोट है ये कम होता हुआ नजर आता है। ठीक हो गया। ज़ैम साहब आपकी जानिब आऊंगी। जी 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 कहिए। लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि दिस province belongs to PTI still today while we are talking and doing this program. ठीक है जी। 2 कमेंट्स आपके मुझे चाहिए। एक तो नवाज शरीफ की मानसेहरा में हालात, क्योंकि माजी में बड़े बड़े बुर्ज उलटते रहे हैं KPK में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, असफंदियार अली, खुद मौलाना फजलुर रहमान भी। एक तो इसको कमेंट कीजिएगा कि वहाँ पर अब वो जलसा भी कर चुके हैं, अपना पैगाम भी ले जा चुके हैं। दूसरा, ऊपर बात करते हुए सोशल मीडिया के टूल के, अगर मैं कहूँ KPK में सोशल मीडिया के टूल का किरदार कितना हो सकता है PTI के स्ट्रक्चरल उसकी हेल्प के लिए? देखिए, जी
मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हज़ारा में काफ़ी अपना ग्राउंड रिगेन किया है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बाद। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का एक असर हमने देखा है कि जो उनका अपना लॉयल वोटर था, जो उनसे नाराज़ हो गया था, वो एक दफ़ा वापस पलटा है। ये हमें पंजाब में भी नज़र आ रहा है और मेरा ख्याल है हज़ारा में भी इस चीज़ का साइन है, क्योंकि हज़ारा में उनका पुराना असर रसूख रहा है, हल्का रहा है। तो हज़ारा में तो मुझे लगता है कि वो बेहतर सिचुएशन उनकी होगी। अगरचे सर्वे में हमें ये बताया लोगों ने कि 9% लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए वोट देंगे, लेकिन ये भी क्योंकि हज़ारा में मेरा ख्याल है ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे और इसमें भी बेहतरी ज़रूर आई होगी, तो हज़ारा में तो डेफिनेटली उनकी इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी पख्तूनख्वा में उनकी सूरत हाल बेहतर होगी। एक मैं और ऐड कर लूँ, एक सवाल जो PTI P के बारे में, परवेज़ खटक साहब की पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी आया था। सर्वे में सिर्फ 2% लोगों ने KP में कहा कि हम परवेज़ खटक साहब की PTI P को वोट देंगे। उनके हालात इस बात से भी ज़ाहिर हैं कि कितनी गिनती की चंद नशिस्तों पर उन्होंने लोग खड़े किए हैं। सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा है, ख़ास तौर पे PTI की राइज़ में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। और सोशल मीडिया की जो आदत है वो नौजवानों को पड़ चुकी है, और सोशल मीडिया को PTI इस वक्त भी दूसरी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया तो काफ़ी नहीं होता। जहाँ पे फ़िज़िकल बैरियर्स मौजूद हों, जहाँ पे आपके सामने रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें हों, पत्थर पड़े हों, खाइयाँ हों, वहाँ पे सोशल मीडिया के पर जो हैं वो इन सब खाइयों से, इन तमाम चीज़ों से तो आपको उड़ा के नहीं ले जा सकते। जो मेरे ख्याल में 3 बड़े मसले मैंने गिनवाए हैं वो सोशल मीडिया से पार नहीं करा सकते। लीडर्स का ना होना, और उसके बाद आपके पास जो है वो निशान का ना होना, और इमरान खान की सज़ा। ठीक है जी। अफसार साहब, एक स्टेटमेंट की तरफ गुज़िश्ता रोज़ की नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा KPK के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी यानी PTI को मेंशन करते हुए KPK से आई है। आपके ख्याल में ये वो सूबा जिसने सबको ही हुकूमतें दी हैं, मुस्लिम लीग नून को भी दी है, ये बयान KPK के वोटर को पसंद आएगा, नापसंद होगा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग KPK बेवकूफ़ बने हैं, और देखें ये किसी को बेवकूफ़ कहना तो पसंद किसी को भी नहीं आ सकता ना। चाहे आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हों या ना हो, चाहे गलती है या नहीं है, पहले तो इसका डिसीजन होना है। फिर वो गलती मानता है कोई कि नहीं मानता, मान भी जाए तो कोई ये कहलवाना पसंद नहीं करता कि बेवकूफ़ उसे कहा जाए, तो ज़ाहिर है ये चीज़ तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। लेकिन एक बात तो बहरहाल तय है ना कि ये एक प्रोपेगेंडा जो है, और प्रोपेगेंडा और झूठ का बार बार दोहराया जाना वो सच बन जाता है। गोएबल्स का सुनते थे, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी कि लोगों के जहनों में कुछ चीज़ें ऐसी नक्श हो गई हैं। ख़ास तौर पे उसकी वजह ये भी है कि नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में डेटा ज़ैगम साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। पाकिस्तान में KP में शायद नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा हो, तो वो ज़ाहिर है उनके जहनों पे जो प्रोपेगेंडा असर करता है उसका वो बहुत देर तक रहेगा। जैसे कि हम जब कम उम्र थे और हमारे जहनों पे जिस प्रोपेगेंडा ने असर किया वो बहुत देर तक रहा, तो वो प्रोपेगेंडा का असर तो होता है जिसकी वजह से चीज़ें इतना ख़राब हो गई इस मुल्क में। लेकिन वो बेवकूफ़ी की वजह से थी या चालाकी, जो उन लोगों की ज़्यादा चालाकी थी जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा एक तरीके से बनाया और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से लॉन्च किया और उसको मुसलसल दोहराया जाता रहा हर किस्म के मीडियम पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है जी। अफसार साहब, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा पर बात की कि 8 फरवरी पर खैबर पख्तूनख्वा का वोटर क्या सोच रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध और फिर खास तौर पर उसके शहरी इलाके कराची, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पर इस वक्त वोटर क्या सोच रहे हैं, हमारा पैनल इस पर क्या राय रखता है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों में से 61 नशस्तें रखने वाला सिंध कौमी सियासी इधारे में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। सचल सरमस्त और अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती सदियों से अमन और भाईचारे का गहवारा रही, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध में नस्ली और लिसानी तकसीम की कीमत सैकड़ों मासूम इंसानों को अपने खून से अदा करना पड़ी है। इन मसाइल से सूबा तरक्की का वो मकाम भी हासिल नहीं कर सका जो इसका हक था। सिंध में आबादी के तनव्वो के ही बायस शहरी, ख़ास तौर पर कराची और अंदरून सिंध के सियासी इजहार में भी मुख्तलिफ सूरतें हमारे सामने आती रहती हैं।
अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ रहा तो दूसरी तरफ कराची की सियासी हरकियात गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तब्दील होती आई हैं। 90 की दहाई में MQM, 2002 में MQM और MMA, 2008-13 में MQM, 18 में PTI, पाकिस्तान सबसे बड़े शहर में काबिल जिक्र कामयाबी के साथ सामने आने वाली जमातें हैं। 2016 में MQM में वाज़े तकसीम से कराची का वोट बैंक भी तकसीम हुआ। 2018 के इंतखाबात में PTI ने कराची से भरपूर कामयाबी हासिल की। अब MQM की क़यादत की पूरी कोशिश है कि उर्दू स्पीकिंग वोट को दोबारा अपने पास लाया जाए, मगर इसके साथ साथ इस सियासी खला का फ़ायदा उठाने के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी भरपूर सरगर्म हैं। यूँ इस मरतबा देखना होगा कि कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों में क्या किसी जमात को अक्सरियत मिलेगी या फिर मुनक़सिम नतीजा ही सामने आएगा। जहाँ तक अंदरूनी सिंध का ताल्लुक़ है तो एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद GDA का वोट बैंक मखसूस इलाकों तक ही महदूद है। यूँ अब तक के जायज़ों के मुताबिक जहाँ एक तरफ कराची का वोट बैंक मुनक़सिम दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। नून लीग को सिंध में GDA और MQM के साथ कई नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए भी 8 फरवरी का ही इंतज़ार करना होगा। मगर स्ट्रेट टॉक का पैनल किस तरीके से देखता है सिंध की इस पॉलिटिकल ग्राउंड को और आने वाले इंतखाब को लेकर, उसके लिए सवाल इस तरह से। सिंध 2008, 13 और 18 पीपल्स पार्टी मुसलसल कामयाब कि 8 फरवरी के इंतखाबात में किस्मत चौथी मरतबा पीपल्स पार्टी पर ही मेहरबान होने जा रही है। ज़ैगम साहिब, क्या चौथी बारी भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी? वैसे तो वो वज़ारत उज़्मा की चौथी बारी पर बहुत एतराज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ कराची की पढ़ी लिखी और ख़ानदा आबादी है और निशान अगर नहीं भी है PTI के पास, तो आप उसका वहाँ मुस्तकबिल क्या देखते हैं इंतखाबी तौर पर? देखिए, आपके आधे सवाल पर तो मैं इतनी तसल्ली से पेशीन गोई कर सकता हूँ जितनी तसल्ली से शेख रशीद साहब करते हैं। अच्छा। और वो है पीपल्स पार्टी के हवाले से। शेख साहब से ना मिलाएं, उनके हालात अच्छे नहीं है, हम चाहते हैं आपके हालात अच्छे ही रहें। चल, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत केयर की। देखे, लीडर ऐसा होता है जो अपने क्रू का ख्याल करे, अपने ग्रुप का ख्याल करे। सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। अहम तरीन सवाल है कराची का, क्योंकि कराची में पिछले इलेक्शन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी कि कराची की तारीख में पहली दफ़ा वोटर्स ने एक कौमी जमात को मुंतखब किया था जो PTI है, जिसमें तमाम एथनिक ग्रुप शामिल हुए थे, जिसमें उर्दू बोलने वाले भी थे, पश्तो बोलने वाले भी थे, पंजाबी बोलने वाले भी थे। अब सवाल ये है कि इसमें क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। हम थोड़े ट्रेंड सामने रख लेते हैं पिछले 2 इलेक्शंस के, और हम देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन क्या थी, सर्वे क्या बता रहा था, फिर हम अपना एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में मजबूत हुई है पिछले 2-3 इलेक्शन में। हमें फिगर्स बताते हैं कि ऐसा नहीं है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटों का हिस्सा था वो 44% था, लेकिन 2013 में ये घट के 36% हो गया। तो जरदारी फैक्टर सिंध में भी मौजूद था, खाली पंजाब में नहीं था। और 2018 में वो 39% हुआ। अभी भी 2008 से ये 4% कम है। मैं वोट बता रहा हूँ, 2008 से वोटों का हिस्सा जो था 2018 में 3% कम था। लेकिन जो बड़ी ड्रामाई तब्दीली हमने देखी थी वो देखी थी MQM में, कि 2013 में 25% वोट थे उसके, बहुत बड़ा वोटों का शेयर है, यानी अर्बन एरिया का वोट उसके पास था, जो 2018 में आके सिर्फ 7% रह गए थे, यानी 18% वोट जो हैं वो कम हुए। और उसके साथ क्या हुआ, PTI का एक अरूज आया कराची में, 9% वोट से उनके वोट हो गए 18%, यानी एक इलेक्शन में डबल हो गए। अब अगर हम ये देखें फ़र्क जो आया 9% का, इसका मतलब है MQM के जो 18% कम हुए उसमें से आधे या आधे से कुछ कम आ गए PTI के पास, और कुछ लगता है दूसरी पार्टी में चले गए, शायद TLP में चले गए, या उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन MQM के वोट सिर्फ 7% रह गए। अब अगर हम देखें कि दिसंबर में आखिरी सर्वे क्या बता रहा था, आखिरी सर्वे ये बता रहा था कि पीपल्स पार्टी को 42% वोट देना चाहते हैं, 39% से 39% से कुछ ज़्यादा बेहतर सिचुएशन। MQM को सिर्फ 4% लोग वोट देना चाह रहे थे दिसंबर में, 7% ने वोट दिया था, 4% वोट देना चाह रहे थे। हालात पहले से ज़्यादा पतले। PTI को वोट देना चाह रहे थे 19%, तकरीबन उतने, 18% ने वोट दिया था, 19% वोट देना चाह रहे थे। 1-2% का गलती का इम्कान भी होता है, उतने ही लोग देना चाह रहे थे। सिर्फ 4% देना चाह रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ को। तब्दीली क्या आई है कि MQM के धड़े इकट्ठे हैं,
उनको मदद भी मिल रही है। पीटीआई जो है वो उन तमाम मुश्किलात में है जिनका हमने दूसरी जगह पे जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कुछ फ़ायदा पीपल्स पार्टी को यहाँ पे होगा, कुछ MQM को होगा, और देखिए कराची में क्या सूरत हाल निकलती है। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में सिंध में चौथी बारी उन्हीं की है जिनको विफाक में चौथी बारी पर एतराज़ है, और कराची में क्या PTI ने जो लास्ट टाइम 21 में से 14 नशस्तें ली हैं कुछ भरम रख पाएंगे? वही बुनियादी तौर पे और सियासी तौर पे और एज ए डेमोक्रेट मैं ये बारियों वाले मसले को तंज के तौर पे नहीं समझता। ये वोटर का हक है कि वो किस पार्टी को कितनी मरतबा इक़्तिदार देना चाहता है। बिल्कुल। अगर पीपल्स पार्टी चौथी मरतबा वोटर्स के ज़रिए आ सकती है तो मुझे और आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। यही जमहूरियत है और हमें जमहूरी रवायात और जमहूरी तरीक़ों का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे इस इलेक्शन में ये नज़र आता है कि MQM अपनी जो पोजीशन खो बैठी है उसको बहाल करने की कोशिश करेगी। ठीक। और नशिस्तों में उसका फ़र्क होगा। आप देखें 16 नशिस्तें PTI के पास गालिबन थी 2018 के 14। मैं नहीं समझता उनके पास 14 रहेंगी। मेरा ख्याल है अगर वो 6 से भी ज़्यादा अगर ले जाएँ अगर 6 से भी ज़्यादा ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर उनके पास वहाँ पे इंतज़ामी ढांचा है। देखें ना, हम सारी बातें करते हैं, रुकावटें हैं, बल्ला छीन लिया गया, बहुत ज़्यादती होगी। भाई अगर उनके पास इतना वोट है सर्वेज के मुताबिक, ये वोट तो वोट होता है। और कराची की पढ़ी लिखी खानदा आबादी, वोट तो वोट होता है। वोट ऐसी चीज़ों से नहीं जाता। अगर वोट है, और अगर वोट कहीं से आया था और कुछ किया गया था तो उसके तो नतीजे साफ ज़ाहिर है। यस, अगर की बात है ना, अगर की बात है। आप भी अगर पे चल रहे हैं सारे, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। था क्या मेंटेन रख पाएंगे आप? कह रहे नहीं, नहीं, ये क्यों नहीं रख पाएंगे? ये नहीं कि इसलिए, देखिए जब तक तंजीमी ढांचा नहीं होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल। पता नहीं ये बात काय को हम 18 में वो तंजीमी ढांचा था। जी हाँ बिल्कुल था। उसकी वजह थी कि ये 2013 से वहाँ पे रिवायत पड़ी। 2013 के बाद कराची की हद तक आप एक तब्दीली महसूस करते हैं कि वहाँ के पढ़े लिखे तबकात ने, जो कभी वोट डालने आते ही नहीं थे सिरे से, वो भी बाहर निकले, और नौजवान जो उनके थे वो भी बाहर निकले। और उनके जो पॉश इलाके हैं जो वोट डालना अपनी तौहीन समझते थे, वो ड्राइंग रूमों की बात करते, वो भी बाहर आए। लेकिन इस वक्त उसको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसको एक तंजीमी ढांचे में तब्दील नहीं किया गया। एक तो ये प्रॉब्लम है। इस बिना पे मैं कहता हूँ कि उनकी सीटें कम होंगी। बाकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है सिंध की, वो GDA अपने आप को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। GDA के पास 2 नशिस्तें थी, 2-3 ले जाएंगी, क्योंकि JUI का फैक्टर भी इस दफ़ा अंदरूनी सिंध है और बड़ा ऐसा है फैक्टर कि हमें देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सिंध विल गो विद द पीपल्स पार्टी, कुछ कम ताकत के साथ, मगर कुछ कम परसेंटेज ऑफ वोट के हवाले। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक साहब और अब्सार साहब की राय क्या है आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। शहजाद साहब, कराची की कौमी असम्बली में 22 नशिस्तें हैं। MQM कमज़ोर, PTI का अगर पोस्ट 9th में मंजरनामा सामने रखा जाए तो कौन उठाएगा सियासी खला का फ़ायदा? जमात इस्लामी है या फिर MQM वापस अपना मकाम हासिल करेगी, या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? देखिए, किसी भी सूबे के मिजाज को समझने के लिए मेरी नज़र में तो उसका जो सूबाई स्ट्रक्चर है ना, सियासी स्ट्रक्चर, उसको ढांचे को देखना पड़ता है। उससे पता लगता है कि आपको लोगों का मिजाज किस किस्म का है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी कहा गया और कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है। वोट बैंक भले कम हुआ हो, और अभी हम कह रहे हैं कि अभी शायद इशारे हैं कि ज़्यादा हो, लेकिन सीटें हमेशा उसकी बड़ी हैं। 2008 में सिंध की असम्बली में उसकी 90 सीटें थी, 2013 में 95 हो गई, और 2018 में 99 हो गई, बावजूद उसके कि PTI के पीछे सारी सपोर्ट थी और सब कोई इसको हेल्प कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें सिंध असेंबली में 95 से 99 हो गई। और उससे भी बढ़ के सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना होल्ड है सिंध के अंदर, उसके बावजूद 2/3 का जो मैजिक फिगर है 112 का, वो अभी तक हासिल नहीं कर पाई, बावजूद इस किस्म की उसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हावी होने के। MQM का हाल देखें क्या है। MQM 2008-2013 दोनों इलेक्शन में 50 सीटें, लेकिन 2018 में आके 21 हो जाती हैं। और जब उनकी 21 2018 में होती हैं, उस वक्त PTI की सिंध असेंबली में 31 सीटें हो जाती हैं। तो अगर मैं PTI की 31 और MQM की 20 में लाऊं तो 51, वही वाला फिगर है जो चल रहा है।
यानी शहरी इलाकों में सूबाई असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की तकसीम आ जाती है। अब जब पीटीआई वहां पर उसका स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल सही कह रहे थे इफ्तिखार साहब कि इंतजामी ढांचा आपको कराची में इस वक्त किसी भी लेवल पे नजर नहीं आता है। पीटीआई ने अगर सबसे ज्यादा मार खाई है इन टर्म्स ऑफ इंतजामी ढांचा, वो कराची या सिंध के अंदर है, खासतौर पे कराची के अंदर। तो ये जो 30 सीटें पीटीआई पिछली मरतबा ले गई थी सिंध असेंबली में, आपको लगता है कि इनमें से काफी हिस्सा या बड़ा हिस्सा वापस एमक्यूएम के पास आ जाएगा और एमक्यूएम को ज्यादा फाल होती नजर आएगी। पीएमएल-एफ पीर पगड़ा साहब की जो है, वो जब से जेडीए बनी है तो उसकी सीटें बढ़ी हैं, एक दफा 8, एक दफा 9, और फिर जब जेडीए बनी तो 14। तो उनके जहां जहां पे अपने इलेक्टेबल्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो उनकी सीटें हैं, वो कायम रहेंगी और वो सीटें। तो अगर ये देखा जाए तो ये हैं हकीकतें। लेकिन हाँ, इस मरतबा जमात इस्लामी और JUIF, जमात इस्लामी कराची में, JUIF उनके देही इलाकों में सिंध के, सुना है कि कुछ थोड़ा सा जोर पकड़ा है इन दोनों जमातों में। और अगर जोर पकड़ा है तो उसका असर 8 फरवरी को क्या आएगा, ये देखने वाली एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी। बाकी सब मुसाफिर हैं सिंध के। असल में जो तीन घर के आदमी हैं, वो पीपल्स पार्टी, MQM और JDA, आप कह सकते हैं कि उनके घर के आदमी। ठीक हो गया जी। अब साहब, आपकी राय में सिंध में जो घर के लोग हैं, उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा, मुसाफिरों को कुछ हासिल वसूल होगा नहीं? बदकिस्मती से उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशकिस्मत तरीन पार्टी है पाकिस्तान की पार्टीज़ में से, जहाँ उन्हें अपने सूबे में मुसलसल 15 साल हुकूमत करने का मौका मिला, और अब शायद 20 साल उन्हें मौका मिलेगा। तो ऐसा पाकिस्तान में कभी किसी और हुकूमत को, किसी और पार्टी को कभी इतनी लंबी हुकूमत बगैर किसी वक्फे के कभी नहीं मिली। उन्हें तो सिंध को ऐसा मिसाली सूबा बनाना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे लोग सिंध में शिफ्ट होना शुरू हो जाएं और फिर उसकी बुनियाद पे वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतें। लेकिन ये शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाए, उन्हीं तीनों में रहेगा। सिर्फ एक फैक्टर जो फ़र्क पड़ेगा वो देखना यह कि जो PTI को वोट पड़ा था 2018 में, वो अब किस किस को पड़ेगा, तकसीम होगा तो वो किस किस को पड़ेगा और PTI कितना रखेगी। इसके अलावा कोई मेजर चेंज सिंध में आने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। कराची के वोटर को अगर थोड़ा सा रीड कर लें मुख्तसरन ही, कि वहाँ की पढ़ी लिखी खानदा आबादी है, वो इंटैक्ट रहेगा वोटर जिस तरीके से 18 में उसने अपना सेंटिमेंट शो किया, या ये जो पोस्ट 9 मई और अभी आजकल के जो मामलात हैं PTI के, वो दूर हो जाएगा? कराची का वोटर बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें जो अल्ताफ हुसैन फैक्टर माइनस हुआ है, उसके बाद से कराची का वोटर कटी पतंग की तरह उठता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। उन्होंने अभी तक किसी एक सियासी जमात के पीछे वो खड़े नहीं हुए, सिवाय इसके कि PTI को 14 सीटें मिली थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से एक वजह यह थी कि MQM का कुछ वोटर भी उधर गया था। लेकिन मुस्तकिल तौर पर MQM का वोटर अपने दरख्त से उड़ के, घोंसला छोड़ के अभी किसी और जगह जाके बैठा नहीं है। जैसे 70s में मजहबी जमातों के पास था, फिर कुछ अर्सा पीपल्स पार्टी के पास भी आया, फिर MQM ने जगह बना ली अपनी, उसके बाद से अब तक उसके वोटर ने फैसला। ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में तमाम ही वोटर्स अगले एक हफ्ता ज़हन क्लियर करें, लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।